नमस्कार बच्चों, महादेव। आज के दिन मैं फिजिक्स में एक नया टॉपिक ले रहा हूँ। अभी तक जितने पुराने वीडियोज़ हैं अप्रॉक्सिमेटली दे आर 8 इन नंबर। उन सभी में मैंने जो फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर्स, इनकी बात किया। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे सर, और नई बात करेंगे। ये बात होगी वेक्टर्स की। तो समझो कि मैं लिख रहा हूं VECTORS, वेक्टर्स। तो हमें बात करनी है वेक्टर्स की। लेकिन अगर वेक्टर्स की बात करनी है तो शुरुआत तो दूसरे तरीके से करनी होगी। देखो क्या है फिजिक्स में कि हम हमेशा क्लासिफिकेशन पर एम्फेसिस करते हैं। क्लासिफिकेशन पर एम्फेसिस करने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों को जब हम कैटेगराइज कर देते हैं तो उनके एनालिसिस ज़्यादा ईज़ियर हो जाती है। तो देखा गया कि फिजिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको एक दूसरे क्राइटेरिया से, मीन्स डायरेक्शन के हिसाब से हम 2 या 3 हिस्सों में बाँट सकते हैं। तो पहला नाम आता है स्केलर्स। अब स्केलर्स की मीनिंग क्या है? देखो तमाम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम उनके मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कंप्रीहेंड कर सकते हैं, मीन्स समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 बजे, 3 पीएम। तो 3 पीएम या 3 बज गए हैं कोई अगर बताएगा तो बिल्कुल इस लाइन से कि 3 बज गए हैं सारी मीनिंग समझ में आ रही है कि 12 के बाद 3 घंटे लैप्स हो गए। यहाँ पर कोई ये नहीं बताता है कि 30 डिग्री पे 3 बज गए। या मैं दुकान पर जाता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे 5 किलो 5 केजी आलू दो। तो अगर मैं 5 किलो आलू मांगता हूँ दुकानदार से, तो मैं ये तो कहता नहीं हूँ कि इसे पूरब की दिशा में या 25 डिग्री के एंगल पर हमें 5 किलो आलू दो। वो बड़ा रिडिकुलस होगा और कोई कहता भी नहीं है। तो कहना ही चाह रहा हूँ कि 5 केजी मास को बता रहा है, तो मास का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन उसके मैग्नीट्यूड से हो जा रहा है। मैग्नीट्यूड में यूनिट भी हम साथ में लेते हैं, तो 5 एक नंबर है और 1 केजी हो गया। तो 1 किलो का 5 गुना हमने मांगा 5 केजी और हमें 5 किलो आलू मिल गया। तो मास के रिप्रेजेंटेशन में किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ी और ये अपने आप में कंप्लीट कंप्रीहेंशन देता है। वैसे ही तमाम चीज़ें हो गई, जैसे डिस्टेंस हो गया कि यहाँ से कलकत्ता की दूरी या यहाँ से फला जगह की दूरी इतनी है, 500 किलोमीटर है। तो कलकत्ता की दूरी 500 किलोमीटर है, तो इस रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन कहाँ से आया? सीधे अगर मैं यूँ बात करूँ कि अगर पॉसिबल होता तो एक मैं फीता लेता, नाप लेता और 500 किलोमीटर चला आता। या मैं कहूँ कि अब मेरे घर से तुम 1 किलोमीटर दूर जाओ और लौट कर चले आओ, तो 1 किलोमीटर रैंडम कैसे भी जाएगा कोई बच्चा और लौट कर चला आएगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में तमाम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है और अपने मैग्नीट्यूड से ही वो कंप्लीटली डिनोटेड होती हैं। या उनके जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऐड करना हुआ तो 2 केजी हुआ, 3 केजी हुआ, 2 किलो आलू, 3 किलो आलू, सीधे हो गए 5 किलो आलू। इस एडिशन में, इनको ऐड करने में एक लेमैन न दिशा की बात करता है, न रिजल्टेंट उसका 5 से डिफरेंट आता है। तो बार बार एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are completely represented by and comprehended by also their magnitudes, so they are called scalars। बहुत सी हैं, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, प्रेशर हो गया, ओके, हीट है, टेम्परेचर है, ये तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे आर कॉल्ड स्केलर्स। लेकिन ऐसी और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, डायरेक्शन भी मस्ट है। जैसे एक आम बोलचाल की भाषा में मान लो कि किसी बॉक्स को
मूव कराना है तो हम पूछते हैं कि किधर धक्का दें, इधर दे, उधर दे, ऊपर दे, नीचे दें, या कैसे खींचें, किस दिशा में खींचें। तो वहां पर पुश या पुल के केस में डायरेक्शन मस्ट हो जाती है। और भी तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो इन टाइम हम लेंगे। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज का एक ऐसा ग्रुप है और जिसके रिप्रेजेंटेशन के लिए उनका मैग्नीट्यूड चाहिए लेकिन डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो डिस्प्लेसमेंट में दिशा मस्ट है। मैं लिखूं 5 मीटर ईस्ट, तो ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है। या अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मैं लिख रहा हूं 10 न्यूटन वेस्ट, तो पता चला कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और किस दिशा में फोर्स लग रहा है, पश्चिम की दिशा में लग रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में लग रहा है। तो जैसा हमने एग्जाम्पल लिया फोर्स का, मैंने एग्जाम्पल लिया पीछे डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपने कंप्लीट कंप्रिहेंशन के लिए, अपने कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट रखते हैं। ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। यूजुअली इन्हें हम वेक्टर कह देते हैं। लेकिन जब मैं वेक्टर की बात करता हूं तो बिल्कुल दो बातें आती हैं। जैसे मैं फिर से लिख रहा हूं कि फोर्स हो गया 10 न्यूटन, 40वां ले लिया ईस्ट, तो फोर्स हो गया 10 न्यूटन ईस्ट। तो बिल्कुल ही फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ये फोर्स के रिप्रेजेंटेशन की नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल डायरेक्शन हो तो कंप्लीटली उसे वेक्टर कहेंगे। वेक्टर होने के लिए एक तीसरी शर्त है जो सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन है, एक सफिशिएंट कंडीशन होगी जिसे हम बोलते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे, और उसे कहते हैं ट्रायंगल, TRANGLE, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मीन्स फोर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए और उस फिजिकल क्वांटिटी को इस रूल को फॉलो करना चाहिए, इस लॉ को फॉलो करना चाहिए जिसे हमने लिखा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जब तक ये वाली बात नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड रखना, डायरेक्शन रखना, ये सफिशिएंट नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर ही होगी। तो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट न करते हुए सिंपल तरीके से फिर हम समझना चाहते हैं कि इसके मायने क्या है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन के मायने क्या है कि जब तक ये न हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर फोर्स कहेंगे, हो नहीं पाएगा। तो हमें जानना है कि ये होता क्या है। इसको जानने के पहले हम ये समझें कि यूजुअली किसी वेक्टर क्वांटिटी को, अगर वो वेक्टर है, मान लेके वेक्टर है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि वेक्टर है, तो कैसे हम फिगरेटिवली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि लिखा है फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट, हमें इसे बाय डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक स्केलिंग करते हैं, एक पैमाना मानते हैं। पैमाना हम ऐसे मान सकते हैं और स्केलिंग करना हमारे हाथ में है। जैसे हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट हो गया 1 न्यूटन के। ध्यान दो, यहां मैंने इक्वल का साइन नहीं लिया है। लेंथ कैसे फोर्स के बराबर होगी, नहीं। तो इसलिए 3 लाइन खींचा, दैट शोज इक्विवेलेंस। मीन्स जहां जहां 1 न्यूटन को शो करना होगा, हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन से शो करेंगे। हम ये भी मान सकते थे कि 1 न्यूटन इक्विवेलेंट, 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है 2 न्यूटन के। तो ये स्केलिंग करना, पैमाना मानना, ये आपके हाथ में है। तो चलो हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है 1 न्यूटन के। मीन्स जहां जहां 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना होगा, हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन से शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन का, तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे और यहां एक एरो लगा देंगे जो ईस्ट को बता रहा है। मैप में ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो 10 न्यूटन की लाइन खींच दिया
और एक एरो बना दिया इस जो ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल लिख देंगे कि हमने फोर्स लिख दिया है 10 न्यूटन ईस्ट। ये जो लेंथ है एरो की, ये मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन होती है। फोर्स जितना ज़्यादा होगा, ये लंबाई उतनी ज़्यादा होगी। अगर मान लो कि हम स्केलिंग करते कि 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के इक्वल है, तो लेंथ 5 की हो जाती। हमने माना कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के इक्वल है, तो लेंथ 10 की हो गई। तो कुल मिलाकर क्या स्केलिंग करेंगे, कैसे कितनी बड़ी लाइन खींचेंगे, ये हम पर डिपेंड करता है। असली बात क्या जाननी है कि जो एरो की लेंथ है, ये इस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ये चेंज होगा, इसकी लेंथ चेंज होगी। इसको टेल बोल दिया, इसको हेड बोल दिया, हेड डायरेक्शन को बताता है। तो फोर्स को हम ऐसे, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमने इसे फोर्स कहा और ये बताया कि वेक्टर है, तो ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो बिल्कुल एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया 10 न्यूटन ईस्ट का। अब कभी कभी हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना होता है, ये मैग्नीट्यूड बताना होता है, तो मैग्नीट्यूड का सिंबल 2 होता है। अगर आप एरो का साइन रखते हो, तो 2 लाइन खींच दो, जिसको मॉडुलस बोलते हैं। तो ये मॉडुलस ओनली मैग्नीट्यूड को, यानी कि 10 न्यूटन को बताएगा। कहीं कहीं हम क्या करते हैं कि एरो हटा देते हैं, तो एरो अगर हटा देंगे तो मॉड भी हटा दो, तो ये भी मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो एफ भी मैग्नीट्यूड को बता रहा है, या एफ वेक्टर का मॉड भी मैग्नीट्यूड को बता रहा है। एनसीईआरटी में या कुछ बुक्स में वेक्टर को बहुत ही ब्लैक बोल्ड अक्षर में लिखा जाता है, तो वहां पर एरो की नीड नहीं होती है। लेकिन ये तो प्रिंटिंग का वे है। एक जनरल तरीके से जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे, तो यूजुअली हम एरो लगाएंगे, तो मानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। और जब उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो 2 लाइन खींच देंगे, या अगर एरो हटाएंगे तो 2 लाइन भी हटा देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड को बताता है। इन चीज़ों को ध्यान रखो, इसे बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। आप वीडियो को उल्टा करके इसको समझ सकते हैं, अगर कुछ ही भूल रही है तो चलो बात वहीं आकर रुक गई कि ये ट्रायंगल लॉ क्या है। तो ट्रायंगल लॉ को समझने के पहले चलो हम एक तरीका बताते हैं कि 2 वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। जब तक ग्राफिकली ऐड वाली बात नहीं समझ में आएगी, तो ट्रायंगल लॉ नहीं समझ में आएगा। तो मान लो बेटा कि हमने 2 वेक्टर्स ले लिए, चलो ले लिया 3 न्यूटन का और ले लिया 4 न्यूटन का, और इनके बीच का एंगल ले लिया 60 डिग्री। सो हियर देयर आर 2 वेक्टर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन. They are acting simultaneously at a point O and we have to find out resultant of these 2 vectors. तो बात वही है, हम स्केलिंग कर लेंगे, हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है 1 न्यूटन के, तो 3 की लाइन खींचेंगे वगैरह वगैरह। तो देखो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसे बहुत ध्यान से देखना, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। अभी तो फिलहाल सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ को समझाने की बात कर रहे हैं। तो हम पहले 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच ले, ये 3 न्यूटन हो गया। जहां पर ये चीज खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, इस लाइन को डॉटेड करके हमने आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को बेस लेकर 60 डिग्री का ये एंगल हमने बना दिया। दिस इज 60 डिग्री और इस वेक्टर की वैल्यू है 4 न्यूटन। तो फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन की लाइन खींच ले, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच ले, तो ये 4 न्यूटन हो गया। ये इनिशियल वेक्टर का टेल है और ये फाइनल वेक्टर का हेड है। तो इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को एरो से ज्वाइन किया, यूं ज्वाइन किया, यही 3 और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट है। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं सही नहीं कह रहा हूं, मान लो चला आया 6 न्यूटन, 6 नहीं आएगा, बस मैंने एक अंदाज पे बोल दिया, तो मान लो 6 चला आया। अगर कोई कहे कि ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अब इनका रिजल्टेंट निकालो, तो कोई नई बात नहीं है। आप फिर क्या करोगे कि आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया, 3 न्यूटन हो गया, डॉटेड करके आगे बढ़ाया, ये लाइन हो गई, इस पर 90 का एंगल ये बनाया और ये लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर की, या 4 न्यूटन हो गया। फिर इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड को मिलाया,
एक नया वेक्टर बना दिया, यही 3 और 4 का रिजल्टेंट है। मान लो इस बार ये बिल्कुल आएगा 5 सेंटीमीटर, या रिजल्टेंट हो गया 5 न्यूटन। चलो एक आखिरी बात करते हैं, वो करना जरूरी है, कि ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, और अब हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। वही तरीका है कि 3 की लाइन खींचा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 न्यूटन को बता रहा है, डॉटेड करके आगे बढ़ेंगे, और ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। अब इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड को मिलाया, ये रिजल्टेंट हो गया। मान लो इस बार, सिर्फ मान लो, ये चलाया 2 सेंटीमीटर, सही नहीं मैं बता रहा हूँ, हमें सिर्फ समझाना है, तो ये हो गया 2 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर तो रिजल्टेंट हो गया 2 न्यूटन। तो आपने क्या देखा कि 2 ही वेक्टर थे, 3 और 4, और इनका जब इंक्लिनेशन चेंज होता चला गया तो रिजल्टेंट भी चेंज होता चला गया। इतनी तो बात समझ में आ रही है। फर्स्ट केस में जब इंक्लिनेशन 60 था तो फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट 6 हो गया, 90 है तो 5 हो गया, 120 है तो ये 2 यानी कि 2 न्यूटन हो गया। अब ध्यान दो, हर केसेज में हमने क्या किया है, हर केस में हमने एक ट्रायंगल ही तो बनाया है। ट्रायंगल के 2 कंजुगेटिव साइड्स, लगातार साइड्स, उन 2 वेक्टरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको ऐड करना है, और ट्रायंगल के थर्ड साइड उनके रिजल्टेंट को बता रही है। एक चीज और है कि जिनको ऐड करना है, अगर केयरफुली देखो तो एरो को देखो, तो एरो यूं मानो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एरो ऐसे लगाया, एक एरो ऐसे लगाया, और जो रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन है जस्ट एरो के हिसाब से क्लॉकवाइज है। जिनको ऐड करना है उनका ओरिएंटेशन यहाँ फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज है, और जिस रिजल्टेंट का जो ओरिएंटेशन है वो क्लॉकवाइज है। इस पैटर्न सारे में आपको दिखाई देगा। तो इसे हमने बोल दिया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी जिस मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और इस रूल को फॉलो करती है, वही वेक्टर कहलाने के हकदार है। केवल मैग्नीट्यूड होना और डायरेक्शन होना किसी वेक्टर की क्वांटिटी का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर हो जाने की गारंटी नहीं है। आप 12th में पढ़ोगे, या अगर होगे तो जरा समझो कि करंट है, तो यहाँ पर करंट ऐसे आई 3 एम्पियर की, इस वायर में गई 4 एम्पियर की। अगर यहाँ पर हम एक एमीटर लगा दें तो हमें करंट मिलेगी 7 एम्पियर की। करंट आई 3 एम्पियर की, इस वायर में करंट आई 4 एम्पियर की, यहाँ एम्पियर लगा दें, एमीटर लगा दें, तो करंट हो गई 7 एम्पियर की। तो तुमने देखा कि करंट मैग्नीट्यूड है, करंट में डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट का जो रिजल्टेंट है वो इस ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। हर केस में करंट 7 की हो जा रही है, 7 की हो जा रही है। तो करंट को हमने वेक्टर नहीं कहा, इन स्पाइट ऑफ इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसे एक नाम देते हैं, हालांकि बताना बहुत जरूरी नहीं है। और दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड टेंसर्स। टेंसर्स, so physical quantities having magnitude and direction and not obeying this very much triangle of addition of vectors are called tensors। इनके बारे में हमें कम बात करनी है, हमें बात करनी है वेक्टर्स की। तो वेक्टर होने की पहचान क्या हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। इन दैट केस दैट फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन आपको लिखवा देनी चाहिए। हालांकि मैंने बता दिया है, फिर भी एक लैंग्वेज में आपके पास अगर हो तो और अच्छी बात है। तो देखो बेटा, एक हेडिंग टाइप में डाल लो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आप चाहो तो आप वेक्टर्स भी आगे लिख सकते हो, मैं इतने से काम चला रहा हूं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये क्या है, एक डायग्राम में बना दे रहा हूं। दिस इज बी वेक्टर हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा, दे आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट पॉइंट ओ। तो जैसा मैंने बताया कि इनका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे,
ए को ड्रॉ किया, स्केलिंग लिया, डॉटेड करके आगे बढ़ाया, और जो इंक्लिनेशन थीटा है उसे यहां बना दिया, और जितनी लेंथ बी की है जो हमने स्केलिंग किया उसके हिसाब से काट लिया, एंड दिस आर शोज देयर रिजल्टेंट, और इन सिंबल हमने लिख दिया आर वेक्टर्स इक्वल्स ए प्लस बी वेक्टर। आफ्टर ड्राइंग these two triangles diagrams, now I am going to state triangle of addition of vectors. So I am writing if two vectors acting simultaneously, TANEOUSLY, if two vectors acting simultaneously at a point are represented by two sides of a triangle, taken in one order, their resultant will be represented by the third side of the triangle taken in opposite order, So this is the statement of triangle of addition of vectors. इन फिगर्स को देखो और डेफिनेशन देखो। इफ टू वेक्टर्स मीन्स ए एंड बी एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, क्योंकि जब ये एक साथ में एक्ट करेंगे तो इनको आप ऐड कैसे करेंगे, तो लिखना जरूरी है कि एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, जैसे ओ हो गया, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, टेकन इन वन ऑर्डर, comma, their resultant will be represented by the third side of the triangle taken in OPPOSITA, taken in opposite order। तो ये एक लैंग्वेज में डेफिनेशन हो गई ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। होपफुली अगर आपकी इच्छा तो आप उतार लो, मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, कभी कभी बुक्स में क्या दिया है कि वेक्टर होने के लिए पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत है, यानी कि जहां पर हमने ट्रायंगल लॉ कहा वहां पर कुछ बुक्स में पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट है। तो हम ये समझेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ की मीनिंग क्या है, और फिर देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ कोई नया लॉ नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ का ही एक डिस्गाइज्ड फॉर्म है, छुपा हुआ रूप है। कैसे, जरा देखो। तो मान लो ये वेक्टर था ए एंड बी, और हमें इनके बीच का एंगल थीटा था, हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था, तो ट्रायंगल लॉ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ से इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये कहा जाता है कि एक काम करो, इस पॉइंट को बेस लेकर इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो,
ड्रॉ कर दिया। सो वी आर गेटिंग ए पैरेललोग्राम, वी आर गेटिंग ए पैरेललोग्राम which two sides, adjacent sides represent the two vectors which resultant we have to find out। अब क्या करते हैं कि जहां पर ये दोनों वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से जाने वाले एक्शन के पॉइंट से आप एक डायगोनल ड्रॉ करो। डायगोनल ये भी हो सकता था, हमें यहां से डायगोनल को ड्रॉ करना है, तो मैंने डायगोनल को ड्रॉ कर दिया। दिस इज थीटा। सो this vector will represent the resultant of these two vectors। चलो एक बार फिर से कहूं, A and B are acting simultaneously at a point O and we have to find out their resultant by using parallelogram law of addition of vectors। तो हमने क्या किया कि इन दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड मानकर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। तो कैसे किया, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। जहां पर दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ एक्शन से के डायगोनल को देखा और ड्रॉ कर दिया। दिस डायगोनल विल शो द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो आपके दिमाग में बात आ रही है कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के दो लॉ हो गए, एक ट्रायंगल लॉ जो मैंने पीछे बताया और ये पैरेललोग्राम लॉ जो मैं बता रहा हूं। प्रश्न है कि क्या ऐसा है कि दो वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हो गए या एक ही बात को कहने के दो तरीके हो गए। चलो मैं काम करते हैं, इन्हीं दो वेक्टर्स को अगर हम ट्रायंगल लॉ से ऐड करते तो कैसे करते, जरा देखो। तो देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये बीच का एंगल थीटा है। अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करते तो पहले हम ए को ड्रॉ करते, डॉटेड करते, फिर बी को ड्रॉ करते, जैसा मैंने बताया था ये एंगल थीटा हो जाता, फिर ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन किया, ये रिजल्टेंट हो जाता। तो यही दो वेक्टर्स थे, ट्रायंगल लॉ से ये रिजल्टेंट आया, पैरेललोग्राम लॉ से ये रिजल्टेंट आया। अब मेरा ये कहना है कि हम एक काम करते हैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। चलो अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं, इस ए वेक्टर लाइन को आगे बढ़ाएं, तो देखो दिस टू लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इन द सिमिलर वे दिस टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये काट रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो थीटा। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये बी वेक्टर की लेंथ को बता रहा है, तो ये एरो भी बी वेक्टर की लेंथ को ही बताएगा और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये हो गया बी वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है। अगर मैं इस पूरी चीज को डार्कन करूं, थोड़ा गाढ़ा बनाऊं, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये रिजल्टेंट हो गया। तो अगर केयरफुली देखो तो ये ट्रायंगल लॉ को बता रहा है कि ट्रायंगल लॉ में फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, जैसे ड्रॉ कर दिया, डॉटेड करके आगे बढ़ाया, इनके बीच का जो एंगल था यहां बना दिया, फिर बी वेक्टर को बना दिया, शुरू के टेल से फाइनल के हेड को ज्वाइन कर दिया। तो एक तरीके से देखो, जो ट्रायंगल लॉ में थर्ड साइड है ट्रायंगल की, वही पैरेललोग्राम लॉ में डायगोनल है, जो आपको दिख रहा है। तो एक तरह से देखो तो पैरेललोग्राम लॉ के भीतर ट्रायंगल लॉ हिडन है, ट्रायंगल लॉ हिडन है। तो मेरे हिसाब से दो वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ऐड करने का तरीका है ट्रायंगल लॉ, और जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसको मैं पैरेललोग्राम लॉ कह रहा हूं, वो उसके भीतर ट्रायंगल लॉ है। मींस पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ का एक छुपा हुआ रूप है, डिस्गाइज्ड फॉर्म है, या एक ही चीज को कहने के दो तरीके हैं। तरीका क्या है कि ट्रायंगल लॉ में जो थर्ड साइड है वो पैरेललोग्राम लॉ में डायगोनल को बता रही है। तो वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हो गए, बेसिकली एक ही तरीका हो गया ट्रायंगल लॉ, इसको नाम बोल दे दिया हमने पैरेललोग्राम लॉ। ओके बेटा, तो ये बात मैंने बताई कि केवल दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। प्रश्न मन में आता है कि क्या दो वेक्टरों को बार बार ऐड करने के लिए इस वे का, इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद
हम बार बार ज्योमेट्री बनाएंगे, या कोई इसके मैथमेटिकल अप्रोच हो सकती है दो वेक्टरों को ऐड करने की कि हमें बार बार गुणा भाग ना करना पड़े और रिजल्टेंट मिल जाए। तो इसकी अप्रोचेज बताई गई हैं। अब हम उन्हीं की बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट विदाउट ड्राइंग एनी ज्योमेट्री। तो उसको बताने के लिए चलो मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं। देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बीच का एंगल थीटा है, और हमें मैथमेटिकली इनके रिजल्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो सिंपल ज्योमेट्री से हो जाएगा। उसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं और थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं। सी ये वेक्टर ए है, जहां ये टर्मिनेट हुआ, जहां ये टर्मिनेट हुआ इस लाइन को आगे बढ़ाया और दोनों के टेल के बीच के एंगल को हमने यूं बना दिया, ये थीटा हो गया एंड दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। और इनिशियल के टेल को चल थोड़ा बड़ा कर दिया, इनिशियल के टेल को फाइनल के हेड से मिलाया, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज वी वेक्टर, दिस इज वी वेक्टर एंड दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज बी वेक्टर एंड आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। जैसा हमने बेसिकली देखा। अब इसे मिटाता हूं। एक काम करो, कुछ ज्योमेट्री का ध्यान दो और न्यू कंस्ट्रक्शंस करो। हमने यहां से इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और चलो इस लेंथ को हमने x एज्यूम कर लिया, दिस इज x। इस लेंथ को हमने y मान लिया, दिस इज y। एक बात ध्यान दो, ये जो a वेक्टर की लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को बता रही है। तो अगर इसको मैं वेक्टर मानता तो x वेक्टर की ये वाली लेंथ x के मैग्नीट्यूड को बताती। अगर मैं y को वेक्टर मानता तो ये लेंथ y वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती। ये जो r वेक्टर है रिजल्टेंट है, ये लेंथ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को बता रही है कि प्रोपोर्शनल है, बता भी रही है, प्रोपोर्शनल भी है। तो कुल मिलाकर अब जरा ध्यान दो कि हमें एक ट्रायंगल मिला, नाम दे दे रहा हूं पी क्यू आर और एक नाम दे दिया एस। चलो ये एंगल अल्फा हो गया, दिस इज एंगल अल्फा। इस ट्रायंगल में अगर केयरफुली देखो, इस ट्रायंगल में अगर केयरफुली देखो तो ट्रायंगल क्यू एस आर की बात करो, ट्रायंगल क्यू एस आर की बात करो। अगर हम इसमें लिखें कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये अभी ना माने कि ये वेक्टर है या क्या है, बस एक लेंथ x है, ये लेंथ y है, ये लेंथ b के बराबर है, ये v वेक्टर को बता रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता रहा है। केवल मैग्नीट्यूड को लेंगे तो मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये समझो कि ये लेंथ b वेक्टर की वैल्यू को बता रही है। तो cos थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स x बाई b। तो यहां से हमें x मिल गया b cos थीटा। वैसे ही अगर मैं लिखूं साइन थीटा, मैं लिखूं साइन थीटा तो y बाई बी हो जाएगा। तो साइन थीटा हो गया y बाई बी या y हो गया b साइन थीटा। तो जरा सा मैं एक बार यहां लिख दूं कि y हो गया b साइन थीटा और x हो गया b cos थीटा, दिस इज b cos थीटा। तो x और y के वैल्यू को हमने b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख दिया। अब चलो इस ट्रायंगल की बात करो, बड़े वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करो, ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करो। तो पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज है। पी आर क्या है, मीन्स a प्लस एक्स क्या है, बेस है, और y क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर बाय द वे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ध्यान दो ये हिस्सा पी एस वेक्टर को बता रहा है, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। अगर एरो हटा दें तो वेक्टर ए की लेंथ को बता रहा है और ये भी एक्स को बता रहा है। तो ए और एक्स वेक्टर नहीं हुए,
एरो लगाते तब वेक्टर होते, यानी कि ए और एक्स वेक्टर नहीं है, एक दिशा में है, तो सीधे अगर यहां तक लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे तो पी आर हो जाएगा ए प्लस एक्स। अगर वेक्टर की बात करता है तो एक नया नाम हो जाता है, ए प्लस एक्स को एक नया नाम देता है पी आर वेक्टर, तो एरो लगा देता है। यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पी एस ए वेक्टर की लेंथ है और एस आर आपने एक्स एज्यूम किया है। चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो सीधे इस पी आर की वैल्यू को लिख सकते हैं ए प्लस एक्स विदाउट नोइंग कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है या नहीं है। हालांकि यही वेक्टर है जो बी का कंपोनेंट है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन जानबूझकर हमने, या चलो एक काम करो, यहां पर आप एरो लगा दो, यहां पर आप एरो लगा दो, तो आप कह सकते हो कि बी का कंपोनेंट एक्स हो गया, बी का कंपोनेंट हिस्सा वाई हो गया। लेकिन कंपोनेंट के बारे में आगे डिटेल बात करेंगे। तो बहरहाल पी आर की वैल्यू हो गई ए वेक्टर और एक्स वेक्टर की वैल्यू का रिजल्टेंट, चूंकि एक ही दिशा में है तो सीधे सीधे ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर पी आर को हमने लिखा ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, क्यू आर को लिखा वाई होल स्क्वायर। अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज पी क्यू स्क्वायर, दिस इज पी क्यू स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर। अगर हम आगे चलें तो हमने लिख दिया आर स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ पी क्यू स्क्वायर। टेक ए स्क्वायर और इस ब्रैकेट में राइट डाउन करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने एक साथ ले लिया और लास्ट में लिख दिया 2ax, 2x। अब देखो बेटा x क्या है, b cos थीटा, y क्या है b sin थीटा। तो थोड़ा सा यहां लिखते चलो, दिस इज a स्क्वायर इन ब्रैकेट b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा at the place of y square, and finally 2ab cos theta, cos theta। तो 2a को 2a रहने दिया, b के प्लेस पर रख दिया बेटा, सर x के प्लेस पर रख दिया हमने b cos थीटा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे हो गया। अगर और सिंप्लीफाई करें देखो, तो अगर यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो आप छोटी क्लास से जानते हो 1 के इक्वल होता है। तो इसको जरा स्किप करते हुए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए स्क्वायर और इसके प्लेस पर ओनली बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, एंड दिस इज आर स्क्वायर। अगर हम आर की बात करें तो वी आर गेटिंग रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कुल मिलाकर यहां से हमें एक मैथमेटिकल रिजल्ट मिल गया कि अगर दो वेक्टर ए और बी जिनके बीच का एंगल थीटा है, उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से शो किया जाएगा। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ 2ab cos थीटा। केयरफुल देखो, ए बी यहाँ जो लिखे हैं ये सारे स्केलर्स हैं, मीन्स इन सभी को हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही राइट डाउन किया है, यहाँ कोई वेक्टर नहीं है, आर भी कोई वेक्टर नहीं है, ये रिजल्टेंट है। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहां लिख दूं दोबारा R इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो हमें फार्मूला मिल गया कि अगर दो वेक्टर ए और बी, जो शुरू में मैंने डायग्राम बनाया था, टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगर दो वेक्टर ए और बी एक साथ एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा, जो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। होपफुली आप इसे उतार लोगे। अब लास्ट बात कि चूंकि आर एक वेक्टर है
और हमने उसके मैग्नीट्यूड की बात किया, तो हमें उसे डायरेक्शन की भी बात करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि डायरेक्शन की बात करनी चाहिए तो कहाँ से करनी चाहिए? देखो, इस बात को ज़रा ध्यान से समझो कि किसी चीज़ की डायरेक्शन बताना इस बात पर डिपेंड करता है कि किस रेफ़रेंस से हम बताना चाहते हैं। जैसे मान लो कि ये डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पर हमने एक पोल गाड़ दिया, ये चौराहा है। हमें बताना है कि पोल की दिशा कहाँ है। अगर ये एक वेक्टर है, ऐसे एक वेक्टर है जो पोजीशन वेक्टर है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, तो इस पोल के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी हमें बताना है। तो हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता हो कि कहाँ से बताना है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ईस्ट की डायरेक्शन में 500 मीटर की दूरी पर है और वो डायरेक्शन बताना चाहेगा तो कहेगा कि हम यहाँ से वेस्ट चलेंगे 500 मीटर की दूरी पर और जहाँ पहुँचेंगे वही पोल के बेस की पोजीशन हो गई, यानी कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर यहाँ होगा 300 मीटर की दूरी पर और जब उसे इसके डायरेक्शन की बात करनी हो तो बोलेगा कि नहीं, हम यहाँ से 300 मीटर पूरब चलेंगे और हम जहाँ पहुँचेंगे वही पोल की पोजीशन है। नॉर्थ वाला बोलेगा कि नहीं, हम 700 मीटर पर हैं, हम साउथ चलेंगे तो पोल की पोजीशन तक पहुँच जाएंगे। साउथ वाला मान लो कि 600 मीटर की दूरी पर है तो बोलेगा कि 600 मीटर हम नॉर्थ में चलेंगे तो पोल तक पहुँच जाएंगे। तो पोल तो जहाँ है वहीं है, न इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, न इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए देखना पड़ रहा है कि ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या है। ऑब्जर्वर की पोजीशन के हिसाब से इस डायरेक्शन को मेंशन करने के तरीके बदल गए। वैसे ही यहाँ भी यही बात है कि आर वेक्टर तो ऐसे ही है, इस डायरेक्शन को हम कहाँ से बताएं? तो मैथमेटिकली कुछ बुक्स बोलती हैं कि बेस ए से इस ए वेक्टर को बेस मानकर बताओ कि बी कहाँ पर है। लेकिन कोई बोलता कि बी को बेस मान के बताओ कि आर कहाँ पर है, आर कहाँ पर है। तो आर के डायरेक्शन को बताने के लाखों तरीके हो सकते हैं। अगर ए वेक्टर के रेफरेंस से देखा जाए, अगर ए वेक्टर को बेस माना जाए तो कहेंगे कि ए से एंटी क्लॉकवाइज अल्फा डिग्री के एंगल पर चलो और आप बी के डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इसको बेस मानते, बी को बेस मानते, तो कोई ये एंगल हम लेते, मान लो ये एंगल बीटा लेते, तो कहते कि बी वेक्टर से बीटा डिग्री क्लॉकवाइज चलो और आप आर के डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। तो ये ध्यान दो कि आर की एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं बताने की नहीं होगी। आर की डायरेक्शन तो फिक्स है, वो ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लोकेशन को कहने के लिए रेफरेंस क्या लेते हैं, इसके हिसाब से हम डायरेक्शन को बताते हैं। तो आर को बताने की कोई एक ही डायरेक्शन नहीं है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो यूजुअली क्या करते हैं, जो वो सही भी नहीं है लेकिन कामबर सही है, कि इसको बेस लेकर मीन्स अल्फा एंगल के को मेंशन करते हुए आर का डायरेक्शन बताते हैं। तो देखो, tan अल्फा की मैं बात करूंगा तो इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो tan अल्फा हो गया परपेंडिकुलर y बाई बेस a प्लस एक्स। अब y को लिख दिया b साइन थीटा, y को लिख दिया b साइन थीटा, a को a रहने दिया, x को लिख दिया b cos थीटा, और यहां से अल्फा को लिख दिया tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और कह दिया कि ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है। बिल्कुल सही है। वो एक पार्टिकुलर केस में ए वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अल्फा एंगल चलें तो हम आर वेक्टर की दिशा में पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसा मैं कहना चाह रहा हूं कि केवल यही आर के डायरेक्शन है, जरूरी नहीं है। अगर हम यहां से देखें, जो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो देखो ये आर की डायरेक्शन थी, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन थी। अगर हम इस एंगल को कुछ नया नाम दे दें, थीटा नाम दे दें, तो कहेंगे कि बी के डायरेक्शन से थीटा डिग्री क्लॉकवाइज चलो और आप आर के डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। लेकिन बहरहाल बुक के हिसाब से ये दो फार्मूले बनते हैं। ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई और ये डायरेक्शन की बात हो गई। इसमें कई बातों की डिटेलिंग करनी है बेटा, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। और
कुछ और बात बताकर जो बहुत ज़्यादा नए है, हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल्स न लिए जाएँ, तब तक ये क्या कहा गया है, इसका कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा। सो होपफुली आप अगले वीडियो का इंतज़ार करो, जिसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और वेक्टर की अप्रोच इट विल टेक मच मोर टाइम, शायद 7-8 वीडियोज़ लग जाएँ, तब जाकर काम भर कुछ वेक्टर समझ में आएगा। धीरे-धीरे हम ये करेंगे, होपफुली आप भी समझ रहे होंगे। और जैसा मैंने कहा था बेटा कि थोड़ा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। और बाय डिफ़ॉल्ट यूँ कहो कि जो फर्स्ट चैनल था मेरा वो किसी वजह से बंद हो गया है टेक्निकली, तो ये सारा वीडियो मैं एक नए चैनल पर डाल रहा हूँ। नेमिंग वही है, बस नए सिरे से इसको डाल रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और बाकी लोगों को भी शेयर करो। महादेव।